देखो पास पेपर में लास्ट डे का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले 17 का। ठीक है, बुकलेट के अंदर वो नहीं होगा आपको, लास्ट बुकलेट के अंदर 16 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन होंगे। 17 का क्वेश्चन आप लोगों के पास है, तो एक मेल आया होगा, उस पर देखिएगा 17 का क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो बुकलेट होगी उसमें 16 का होगा, 15 का होगा, 14, 13, 12 ऐसे क्वेश्चन है। लास्ट डे वाला पेपर अगर नहीं होगा तो बाद से जीरोक्स ले लीजिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पहले सेक्शन ए के लिए लिख रहा हूँ। सेक्शन ए इज़ जेंडर इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर, जेंडर इक्विलिब्रियम और वेलफेयर। बिकॉज बुकलेट के जो क्वेश्चन थे वो टॉपिक करते समय मोस्टली क्वेश्चन किए हुए हैं, बट बुकलेट में 17 का क्वेश्चन नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17 में, क्वेश्चन नंबर आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स ए पार्ट। ठीक है, टू कंज्यूमर्स ए एंड बी कंज्यूम गुड एक्स एंड वाई इन एन एक्सचेंज इकोनॉमी एंड देयर प्रेफरेंसेस आर गिवन एज। यूटिलिटी का फंक्शन है पर्सन ए के लिए इक्वल टू एक्स ए प्लस अंडर रूट वाई ए, एक्स ए प्लस अंडर रूट वाई ए। पर्सन ए का फंक्शन ए गिवन है और पर्सन बी के लिए फंक्शन है एक्स बी प्लस अंडर रूट वाई बी, एक्स वाई गुड्स है। और साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है इंडाउमेंट ऑफ गुड एक्स विथ ए प्लस इंडाउमेंट ऑफ गुड एक्स विथ बी इज इक्वल टू 16। इंडाउमेंट ऑफ गुड वाई विथ ए, इंडाउमेंट ऑफ गुड वाई विथ बी, ये वैल्यू भी 16 है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया व्हाट इज द सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन इन 2/2 इकोनॉमी। सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन बताना है, तो व्हाट विल बी द सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन एंड बी इज शो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन इन एन एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के अंदर पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन शो करेंगे। तो बॉक्स का डायमेंशन, एंडाउमेंट एक्स का टोटल 16 है, वाई का भी 16 है, तो एक्स और वाई का एंडाउमेंट अगर 16 है तो स्क्वायर 16 गुड एक्स 16 गुड वाई, पर्सन ए पर्सन बी। ठीक है, फंक्शन देख करके बताना ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। मेन वह क्वासी लीनियर है, तो क्वासी लीनियर होगा तो कॉन्टैक्ट का विल बी आइदर हॉरिजॉन्टल और इट विल बी वर्टिकल। विच वन इज नॉन लीनियर? गुड टू नॉन लीनियर है, तो अगर गुड टू नॉन लीनियर है तो उसका डिमांड सेम रहना है और सिर्फ गुड वन का डिमांड चेंज हो सकता है। तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व? इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, बट हॉरिजॉन्टल लाइन आर्बिट्ररी नहीं बनाते। हॉरिजॉन्टल लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली वो कहाँ से बनेगा वो कैलकुलेट करके बनना है, बट कंसेप्ट पे पता है कि लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल बननी है। लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन पार्ट इस फॉर्म में करोगे। जो क्वासी लीनियर फंक्शन होता है, यहाँ बराबर में आप लिख लो, बाद में याद रहेगा, ये सारे फंक्शन क्वासी लीनियर है। क्वासी लीनियर फंक्शन होने पे टेंजेंसी विल बी द आउटकम। तो टेंजेंसी का मतलब है एमआरएस ए इक्वेटेड विथ एमआरएस बी। पर्सन ए और बी के एमआरएस को पहले ऐड कर लेंगे, तो पर्सन ए का एमआरएस और बी का एमआरएस क्या होगा? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और इधर भी लिखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का निकालना है ए के लिए, तो ए के फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, बी का निकालना होगा तो बी का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करने पे क्या आ जाएगा यहाँ 1, और वाई के रेस्पेक्ट में क्या, तो 1/2 रूट वाई, तो इट विल बी 1 अपॉन 1/2 रूट वाई ए।
ठीक है, और इधर भी लिखेंगे 1/1/2 √YB। ठीक है, therefore we can say 2 √YA equal to 2 √YB, so YA equal to YB, YA और YB की वैल्यू बराबर होनी है। और आगे आप ये बताओ YA प्लस YB, ये टोटल अमाउंट कितना हो सकता है? Y की टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है? 16 ही अवेलेबल है, तो YA प्लस YB कैन बी 16। अब ये दो रिलेशनशिप आ गए, YA इक्वल टू YB है एंड YA प्लस YB इक्वल टू 16 है। देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ YA? 8। ठीक है, YB की जगह भी आप YA लिख दो, यहाँ से YA की वैल्यू आ जाएगी 8 और YB की वैल्यू भी क्या होगी? 8। तो फिर 8 आप यहाँ मार्क करेंगे और लाइन ऑरिजेंटल यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स होंगे टेंजेंसी वाले उस लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 8 के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट कब होगा? रिमेंबर, अब ये टोटल एंडाउमेंट, ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है एक्चुअल में सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में एंडाउमेंट ऑफ एक्स विथ पर्सन ए ये गिवन है 12 एंड एंडाउमेंट ऑफ गुड वाई विथ पर्सन ए इज गिवन एज 4। वाई एंडाउमेंट टोटल था, ब्रेकअप गिवन नहीं है। अब आपको ब्रेकअप मालूम है, ए का एंडाउमेंट है 12,4, तो बॉक्स में एंडाउमेंट पॉइंट कहाँ मार्क करना है? 12,4, वो तो कंप्लीट बॉक्स है। और इस बॉक्स में एंडाउमेंट बंडल मार्क करना है, तो एंडाउमेंट बंडल कहाँ हो जाएगा? पर्सन ए के लिए क्या है? 12,4, तो 12,4 की प्लॉटिंग यहाँ कर लेंगे, 12 और 4। ये पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट हो जाएगा। अब आप ये तो मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज पेरेटो एफिशिएंट। और व्हाट इज पेरेटो एफिशिएंट सेट? पेरेटो एफिशिएंट सेट तो इधर है, इस लाइन के ऊपर है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम तो इस लाइन के ऊपर होना है। बट इस लाइन के ऊपर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसमें YA की वैल्यू कितनी होनी है? 8 और YB की वैल्यू भी क्या होनी है? 8। तो एग्जैक्टली मार्केट एलोकेशन बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये एंडाउमेंट गिवन है, फाइंड जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो एंड एलोकेशन इफ A एंड B ट्रेड गुड्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो बताना है और व्हाट विल बी द एलोकेशन, मतलब एक्चुअल में A ने क्या बाई किया और B ने क्या बाई किया वो बताइएगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो? इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो विल बी MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो, तो MRS A इक्वल टू प्राइस रेशियो भी होगा, MRS B इक्वल टू प्राइस रेशियो भी होना है। तो आप किसी भी एक फंक्शन में पुट कर देंगे। पर्सन A का MRS मालूम है, MRS की ये वैल्यू है, इसको इक्वेट करना प्राइस रेशियो से, तो MRS A, तो अगर मैंने एग्जांपल के लिए मान लो अगर लिख दिया MRS ऑफ A इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, और MRS A की जगह क्या लिख लेंगे? MRS A की जगह क्या लिखिएगा? MRS A की जगह ये लिखा, ये MRS है, MRS A की जगह 2 √YA दैट इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और YA कितना है? 8, तो YA की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, वहाँ से प्राइस रेशियो आ गया 2/8 दैट विल बी PX अपॉन PY। और जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में वी डू नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट प्राइस, वी डिटरमाइन ओनली रिलेटिव प्राइस, तो इसी रिलेटिव प्राइस को यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स नाउ यू नो PX
यू नो पी वाई, यू नो इंडाउमेंट, यू हैव ऑप्टिमल यूटिलिटी फंक्शन। तो कंज्यूमर का चॉइस निकालना है। किसी भी ऑप्टिमल चॉइस को निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? प्राइस मालूम होना चाहिए, इंडाउमेंट मालूम होना चाहिए और यूटिलिटी फंक्शन है। तो यूटिलिटी का फंक्शन क्वासी लीनियर का है, पी एक्स अपन पी वाई यहाँ से मिल गया और एंडाउमेंट क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइनली मुझे क्या निकाल देना है? ग्रॉस एंड नेट डिमांड कैलकुलेट कर देना है। तो सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप इसके आगे अपने स्टेप में लिख लो, फाइंड ग्रॉस एंड नेट डिमांड, फाइंड ग्रॉस एंड नेट डिमांड। ग्रॉस और नेट डिमांड इसके आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व अभी नहीं करना, ग्रॉस और नेट डिमांड वहाँ कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, 9 मार्क्स के क्वेश्चन में ये था, बिकॉज आप 4 ही क्वेश्चन लिखने हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं उसके। ये पार्ट 2 पार्ट्स है बस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अज्यूम दैट देयर आर 3 एजेंट्स इन एन इकोनॉमी एंड देयर सोशल प्रेफरेंस आर डिसाइडेड बाई पेयर वाइज मेजॉरिटी वोटिंग। 3 पर्सन है और डिसीजन होगा पेयर वाइज मेजॉरिटी वोटिंग। तो 3 में 2 की मेजॉरिटी हो जाएगी और पेयर वाइज होना है, मतलब 2 के ऊपर वोटिंग पहले होगी, विनर ऑफ दैट वर्सेस दी थर्ड। 3 की वोटिंग एक साथ नहीं करनी है, पहले 2 की वोटिंग होगी, विनर ऑफ दैट वर्सेस द थर्ड और रेस्ट। इस एग्जांपल में पर्सन ए का प्रेफरेंस गिवन है एम एन पी। एम एन और पी 3 डिफरेंट एलोकेशन है एंड पर्सन ए प्रेफर एम ओवर एन, एन ओवर पी। पर्सन बी, ऐसा है क्वेश्चन एग्जाम्पल में सिर्फ अपने क्लास में क्या हुआ है, पर्सन बी प्रेफर्स एन ओवर पी एंड पी ओवर एम, and person C prefers P over M, M over N, ठीक है, ये गिवन है। Now first part of this question, set a voting agenda that results in allocation N winning. Set a voting agenda that results in allocation N winning. आपको वोटिंग एजेंडा का फॉर्म बनाना है जिसमें N फाइनल आउटकम आ जाए। पेयर वाइज वोट मेजॉरिटी वोटिंग है, तो पहले किन दोनों की वोटिंग करेंगे, आफ्टर दैट किन दोनों की वोटिंग हो, सो दैट फाइनल आउटकम क्या आ जाए, N आ जाए। तो बताना सीक्वेंस ऑफ वोटिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ वोटिंग? पेयर वाइज करना, मतलब पहले 2 की वोटिंग करोगे आप, उसमें जो विनर होगा वर्सेस द थर्ड। ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन सा करेंगे, पहले कौन सा 2 पेयर ले, उसके बाद कौन सा 2 पेयर ले, ये बताइए, सो दैट फाइनल आउटकम एन हो जाए। फर्स्ट टेक P एंड M, तो P और N M में मेजॉरिटी वोटिंग से विनर विल बी P और M में P प्रेफर टू M 1 vote, P प्रेफर टू M 2nd vote, so winner will be P. Then P and N again follow majority voting, तो P और N में N preferred to P, N preferred to P, 2 vote, so final outcome will be winner will be N.
बस वो स्टेटमेंट लिख देना है वहाँ. फर्स्ट P वर्सेस M, देन विनर P, देन P वर्सेस N, विनर विल बी N. Second, also find an agenda that has P winning. Also find an agenda that has P winning, मतलब फाइनली आउटकम P होना चाहिए, फाइनल विनर P होना चाहिए. उसके लिए पहले किन दोनों की वोटिंग होगी एंड देन व्हाट, फाइनल आउटकम आना चाहिए P. तो फर्स्ट किसके बीच फाइनल आउटकम आना है P. तो फर्स्ट M और N. अप्लाई मेजॉरिटी वोटिंग, winner is M, then M and P prefer to M, P prefer to M. So applying the majority voting, now winner will be P. किसमें, इसमें M और N में देखो, M ahead of N और फर्स्ट पर्सन के लिए भी M ahead of N है. 2 वोट हो गए. M prefer to N 1 वोट, M ahead of N 2 वोट. 3 पर्सन है तो 2 पर्सन ने वोट कर दिया तो मेजॉरिटी होगी. ठीक है. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, डू यू एग्री दैट पेयर वाइज मेजॉरिटी वोटिंग कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर इन विच वोट्स आर टेकन टू यील्ड द डिजायर्ड आउटकम. क्वेश्चन में सिर्फ एक आ गया है, डू यू एग्री दैट पेयर वाइज मेजॉरिटी वोटिंग कैन बी मैनिपुलेटेड. सो कैन इट बी मैनिपुलेटेड? इट कैन बी मैनिपुलेटेड इफ यू चेंज द ऑर्डर. इफ यू वांट दिस आउटकम फॉलो दिस ऑर्डर, इफ यू वांट दिस आउटकम देन चेंज द ऑर्डर. So outcome can be manipulated by changing the order of voting. तो थर्ड में सिर्फ वो स्टेटमेंट लिख देना है, एक लाइन लिख दीजिएगा अपने हिस्ट्री में. आउटकम कैन बी मैनिपुलेटेड, आउटकम कैन बी मैनिपुलेटेड, आउटकम कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोटिंग, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोटिंग, by changing the order of voting. ठीक है. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन 16 के पेपर में भी होगा. अब इस एक क्वेश्चन और कर लिए, इसका बता रहा हूँ. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. Now question number 2 A part. ठीक है. 17 के क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया, इन अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी विथ 2 गुड्स X and Y and 2 कंज्यूमर A and B who have ordinal utility function given as. पर्सन A का यूटिलिटी फंक्शन गिवन है XA प्लस YA और B का फंक्शन गिवन है XB YB. कंडीशन कौन सा हुआ? आपने एक्सचेंज में अलग अलग केस किए थे. पहला और दूसरा, एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है और एक कॉप डगलस है, तो वर्किंग असम्पशन क्या रहेगा? क्या कॉर्नर सॉल्यूशन लेना है? यहाँ पे नहीं लेना है, कॉर्नर सॉल्यूशन नहीं लेंगे. अगर इसके लिए हमने कॉर्नर ले लिया तो इंटायर गुड पर्सन ही के लिए हो जाएगा, फिर बी की यूटिलिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ कॉर्नर सॉल्यूशन नहीं होगा. तो जिसके लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दैट पर्सन मस्ट कंज्यूम, एंड व्हेन दैट पर्सन कैन कंज्यूम बोथ द गुड्स, व्हेन MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो. सो व्हाट इज MRS? सो व्हाट मस्ट बी प्राइस रेशियो? 1. यहाँ प्राइस रेशियो मालूम है फिर आपको.
एक का सब्स्टिट्यूट है, दूसरे का कॉप डगलस है, तो जिसके लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा दैट पर्सन विल कंज्यूम both the goods, but in order to consume both the goods MRS must be equal to price ratio. Since MRS is 1, so price ratio must be 1. वो लाइन है पहले लिख दीजिए, क्वेश्चन आगे मैं पढ़ रहा हूँ. Since utility function of one person, since utility function of one person, utility function of one person is of perfect substitute, is of perfect substitute, so it will be assumed that, so it will be assumed that that person will consume both the goods, that person will consume both the goods. ठीक है. अब साथ में इसके अलावा एंडाउमेंट गिवन है. एंडाउमेंट की वैल्यू है 0.50 फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड के लिए 50,0. फर्स्ट पार्ट में कहा गया ड्रॉ एजवर्थ बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द एंडाउमेंट पॉइंट. ड्रॉ एजवर्थ बॉक्स एंड आइडेंटिफाई एंडाउमेंट पॉइंट. तो व्हाट इज टोटल एंडाउमेंट ऑफ गुड 1? 50. गुड 2 के लिए 50 और 50 के डायमेंशन पे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. 50 यहाँ लिखा है, 50 यहाँ लिखना है पर्सन ए पर्सन बी. वेयर इज एंडाउमेंट बंडल पॉइंट? एंडाउमेंट का पॉइंट कौन सा होगा? एंडाउमेंट का पॉइंट बनाते समय ए के अकॉर्डिंगली एंडाउमेंट देख लीजिए 0,50. तो 0,50 का पॉइंट ए के लिए 0 गुड 1 एंड 50 गुड 2. तो 0,50 का पॉइंट ये होगा. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट. ये कॉर्नर है. ठीक है. अब आप ये बताओ व्हाट इज प्राइस रेशियो, व्हाट इज पी एक्स अपॉन पी वाई. पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू एम आर एस ऑफ पर्सन ए एंड इट इज इक्वल टू 1. तो 1 के स्लोप पे यहाँ से लाइन बनानी है, बजट लाइन. 1 के स्लोप पे बजट लाइन होगा. बजट लाइन का स्लोप प्राइस रेशियो है और एम आर एस डिटरमाइन करेगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. बट इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी 1 है और बजट लाइन का स्लोप भी 1 है. तो 1 के स्लोप पे यहाँ से लाइन बनाओगे तो इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 के स्लोप पे लाइन तो डायगोनल मीट कर जाएगा. तो ये लाइन बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व से भी ओवरलैप करेगा. पर्सन ए के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है बट यू कैन ड्रॉ मेनी इंडिफरेंस कर्व. 1 इंडिफरेंस कर्व, second indifference curve, 1 indifference curve overlapping with the budget line. There can be other indifference curve also. ये सारे याद रखिएगा, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं पर्सन ए के लिए. उनमें से 1 इंडिफरेंस कर्व coincides with budget line also. Only then person can consume both the goods. और सेकेंड पर्सन के लिए क्या होगा? कॉप डगलस होगा. तो कॉप डगलस के अकॉर्डिंगली उसमें क्या करोगे आप? टेंजेंट से बनाते जाइएगा. और जहाँ जहाँ टेंजेंसी का पॉइंट आ रहा है उसको कनेक्ट करने के बाद जो लाइन बनेगी वो लाइन स्ट्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जरूरी नहीं है कि वो लाइन स्ट्रेट हो, बट जितने भी अपने टेंजेंसी बना रखे हैं सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे देन आई विल गेट कॉन्टैक्ट कर्व. वेयर विल बी मार्केट इक्विलिब्रियम. बॉक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम बताना कहाँ पे होगा? बॉक्स के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम. क्या मार्केट का इक्विलिब्रियम ये हो सकता है? नहीं होगा, बिकॉज मार्केट इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी ऑन बजट लाइन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी पेरेटो एफिशिएंट. तो बजट लाइन के ऊपर तो सिर्फ एक ही पॉइंट है. तो क्या इस पॉइंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो? वहां से एलोकेशन मिल जाएगा. क्या ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा? यहां से आप ये बता दो कि हाउ मच इज द डिमांड फॉर गुड एक्स बाय पर्सन ए एंड हाउ मच इज डिमांड फॉर गुड वाई बाय पर्सन ए. और यहाँ से बताइएगा व्हाट इज डिमांड फॉर गुड वाई बाय पर्सन बी
एंड डिमांड फॉर गुड एक्स बाय पर्सन बी। जरा ये नंबर कैलकुलेट करना, कितने आएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे कितनी वैल्यू है बताना है। ये जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ये कैलकुलेट कीजिए आप। ऐसा ही क्या दो प्रॉब्लम क्लास में कर रखा है एक्सचेंज में। किसका डिमांड पहले निकालें, ए का या बी का? ए के लिए कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कोई डिमांड फंक्शन नहीं होता है, तो यू कांट कैलकुलेट डिमांड फॉर पर्सन ए फर्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट डिमांड फॉर बी फर्स्ट। तो आप प्रेजेंटेशन में पहले वहाँ लिख देंगे पर्सन बी, बी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पर्सन बी का एंडाउमेंट, पर्सन बी का एंडाउमेंट है 50,0। पर्सन बी का यूटिलिटी फंक्शन ये है एक्स बी वाई बी। तो व्हाट विल बी एक्स बी? प्राइस रेशियो याद रखना 1 है, प्राइस ऑफ एक्स भी 1 है, वाई का प्राइस भी 1 है। डायरेक्टली कॉप-डेविस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। कॉप-डेविस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, पावर यहाँ सी और डी होता है, तो सी और डी की वैल्यू 1 होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप वाला लिख दीजिएगा, सी बाई सी प्लस डी इंटू एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर बजट लाइन हो जाएगा P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, और M की जगह P1 W1 प्लस P2 W2। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो भी वही आंसर आना है, MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो करके देन सब्स्टिट्यूट इन बजट लाइन, इवन देन आंसर विल बी सेम। तो अब बताओ यहाँ क्या, C बाई सी प्लस डी हाफ हो गया। इन प्लेस ऑफ इनकम क्या लिखो, व्हाट इज इनकम? इनकम होगा P1 W1 प्लस P2 W2। तो एंडाउमेंट 50,0 है, तो 50 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो इनकम इज 50 एंड व्हाट इज प्राइस 1। सो एक्स बी इज 25, ठीक है। एक्स बी 25 है, सो व्हाट इज वाई बी? ये हो जाएगा डी बाई सी प्लस डी इंटू एम अपॉन पी वाई, ये भी आ जाएगा हाफ इंटू 50 बाई 1 25। तो अब आप ये बताओ, एक्स बी और वाई बी तो कैलकुलेट हो गया, व्हाट अबाउट एक्स ए एंड वाई ए? एक्स ए और वाई ए क्या आएगा? मार्केट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तो आप यहाँ पे उसके बाद लिख देंगे मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड एक्स। मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड एक्स वो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, ये हो गया टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, एंड व्हाट इज टोटल सप्लाई? टोटल सप्लाई गुड एक्स का, टोटल सप्लाई गुड एक्स का 50 है। सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज 25, therefore एक्स ए इज ऑल्सो 25। वैसे मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड वाई, गुड वाई के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर लिखना है तो वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 50, सो वाई ए प्लस 25 इक्वल टू 50, वाई ए इज ऑल्सो 25। आगे बता सकते हैं किसने क्या बाई किया, किसने क्या सेल किया? किसने क्या बाई किया, किसने क्या सेल किया? उसके लिए क्या निकालना होता है? नेट डिमांड निकालोगे। ये फाइंड किया हमने ग्रॉस डिमांड, ग्रॉस में से क्या माइनस कर सकते हैं? एंडाउमेंट, तो क्या आ जाएगा नेट डिमांड, पॉजिटिव आया तो बायर, नेगेटिव आया तो सेलर है।
किसने क्या एक्सचेंज किया, किसने क्या बाई किया, वो डिटरमाइन हो सकता है। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। मार्केट का एक टर्म आपने ये कैलकुलेट कर रखा, ये मिड का पॉइंट है 25-25। आगे अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करते समय स्टेप अगर कंप्लीट करना है तो यहाँ जरा ये लिख लो। यहाँ से अगर मैं नेट डिमांड कैलकुलेट कर लूँ, नेट डिमांड फॉर पर्सन ए, नेट डिमांड को सिंबॉलिकली ए से डिनोट करते हैं। नेट डिमांड ऑफ गुड एक्स फॉर पर्सन ए, ये हो गया ग्रॉस डिमांड ए का एक्स के लिए माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड एक्स विथ पर्सन ए। तो दिस वाज 25 एंड व्हाट वाज एंडाउमेंट 0। 25 पॉजिटिव है, पर्सन इज बायर, गुड एक्स का पर्सन ए बायर है। और नेट डिमांड पर्सन ए के लिए निकाल रहे हैं वाई के लिए, तो वाई ए माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड वाई विथ पर्सन ए, 25 माइनस 50 माइनस 25 सेलर। ठीक है, जैसे ए का निकाल रहे हैं वैसे बी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ना है। सॉल्व आपने ये कर लिया है, ये मार्केट का आउटकम आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया विल कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज बिटवीन देम लीड टू इक्विलिब्रियम दैट इज एफिशिएंट। इज इट एफिशिएंट? जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, इज इट एफिशिएंट? इज इट इक्विटेबल? इज इट फेयर? क्या ये फाइनल जो आउटकम आपने निकाल रखा है, इज इट एफिशिएंट? इज इट इक्विटेबल? इज इट फेयर? फेयर होने के लिए एफिशिएंट और इक्विटेबल दोनों हो गया तो फेयर हो जाएगा। तो एफिशिएंट है या नहीं? इज इट पेरेटो एफिशिएंट? यस, बिकॉज at this allocation you cannot make anyone better off without making anyone else worse off. ये पॉइंट टेंजेंसी वाला पॉइंट है। तो जहां भी आपने टेंजेंसी का पॉइंट अगर मार्क कर रखा है इसमें कैलकुलेट करते समय, रिमेंबर दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी पेरेटो एफिशिएंट। टेंजेंसी का पॉइंट हमेशा पेरेटो एफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू कैनॉट मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ। सो दिस पॉइंट इज पेरेटो एफिशिएंट। इज इट इक्विटेबल? वो कैसे करेंगे? इक्विटेबल होने के लिए क्या बताया गया था? एक एलोकेशन को इक्विटेबल कब कहते हैं? व्हेन नो वन विल प्रेफर टू स्वैप देयर एलोकेशन, एनवी नहीं करेंगे। तो क्या ये दोनों अपने एलोकेशन को स्वैप करना प्रेफर करेंगे? बताना। पर्सन ए का एलोकेशन क्या है? ए के पास क्या है एंडाउमेंट? ए के पास एलोकेशन क्या गया? 25 इनफैक्ट दोनों के पास है। तो अगर 25 का एलोकेशन ए के पास है तो पर्सन ए का यूटिलिटी फंक्शन क्या था? एक्स ए प्लस वाई ए। तो 25 और 25 की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो 25 प्लस 25, पर्सन ए की यूटिलिटी कितनी है? 50 है। और पर्सन बी के लिए एक्स ए वाई ए है, तो दिस इज 25 इंटू 25, 625 है। क्या ये दोनों पर्सन अपने एलोकेशन को स्वैप करना प्रेफर करेंगे? स्वैप करना कब प्रेफर करते हैं? जब स्वैप करने पे यूटिलिटी ज़्यादा हो जाए, बट दोनों के पास सेम एलोकेशन है। अगर ये 25 इसके पास आ जाए तो भी इसकी यूटिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये बंडल अगर इसके पास आ जाता है तो भी इसकी यूटिलिटी सेम रहती है। That means they will not prefer to swap their allocation because their utility remains same.
they will prefer to swap their allocation only when by swapping allocation their utility will increase. इंटरचेंज करने पे यूटिलिटी अगर बढ़ रही होती तो वो स्वैप करना प्रेफर करेंगे. स्वैप करना प्रेफर करेंगे तो इक्विटेबल नहीं होगा, और इक्विटेबल नहीं होगा तो फेयर भी नहीं होगा. तो आप सिर्फ एक लाइन यहाँ लिखिएगा, सिंस by swapping their allocation, since by swapping their allocation, since by swapping their allocation their utility remains same, their utility remains same, so they will not prefer, so they will not prefer to swap their allocation, they will not prefer to swap their allocation. Anyone भी हो सकता है. As a result, allocation is equitable. As a result, allocation is equitable. और नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन और ऐड करेंगे, since allocation is efficient and equitable both, since allocation is efficient and equitable both, efficient and equitable both, so it will be fair allocation also, it will be fair allocation also, it will be fair allocation also. ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट पार्ट करोगे तो ये 8 नंबर या 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, अलग अलग पार्ट्स इंक्लूड करते हुए. सेम क्वेश्चन में बी पार्ट, if utility possibility frontier is linear, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लीनियर है, u a प्लस 2 u b इक्वल टू 400. ठीक है, ये यूपीएफ का इक्वेशन गिवन है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, तो u a एक्स एक्सिस पे और u b y एक्सिस पे. u b की वैल्यू 0 करने पे u a 400 हो जाएगा. ये कॉर्नर पॉइंट 400 है, और u a 0 करते हैं तो u b की मैक्सिमम वैल्यू 200. ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया एंड सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज एट अ कॉर्नर पॉइंट नेमली वेयर यू बी इज 200. ये सोसाइटी का वेलफेयर जहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है ये वैल्यू है. क्वेश्चन में गिवन है वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट ये है. क्वेश्चन कह रहा है वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग एट कॉर्नर सॉल्यूशन, और कॉर्नर में भी कौन सा कॉर्नर है, इसमें यू बी की वैल्यू 200 है और यू ए की वैल्यू 0 है. ये गिवन है, ये फाइंड नहीं करना आपको. सोसाइटी का वेलफेयर यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 4 फंक्शन दिए जा रहे हैं. आप वेलफेयर फंक्शन, आपको ये बताना है कि उन चारों फंक्शन में से किस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये सॉल्यूशन नहीं होगा.
ये आउटकम गिवन है, आप 4 फंक्शन दिए जा रहे हैं, उन चारों फंक्शन में किस फंक्शन के अकॉर्डिंगली दिस विल नॉट बी योर वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। ठीक है, 1 बाय 1 मैं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख लेना रादर। विच ऑफ दीज cannot be social welfare function, which of these cannot be social welfare function, which of these cannot be social welfare function for above solution, साथ में कहा गया ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर, आप डायग्रामेटिकली भी उसको एक्सप्लेन करते जाओ। तो अब जरा फर्स्ट फंक्शन लिख रहे हैं, वेलफेयर इज UB प्लस 2UA। अब थोड़ा सा ज़रा वहाँ ध्यान देना है, ये मिस्टेक मैं भी जब सॉल्व कर रहा था तो भी मैं कर गया। मतलब नॉर्मली A B लिखा होता है, बट ये B पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन पे वहाँ ज़रा ध्यान देना, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये UB पहले है फिर 2UA लिख रखा है वेलफेयर फंक्शन में। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा अलर्ट रहेगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन पहले यहाँ लिखो, बताना इसके अकॉर्डिंगली होगा या नहीं। अगर ये वेलफेयर फंक्शन है और वो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है तो वो कॉर्नर सॉल्यूशन होगा आंसर या नहीं होगा। सिंपल है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिवन है एंड दिस इज द वेलफेयर फंक्शन गिवन, आप सॉल्व कर लो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा। अगर वो आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा कॉर्नर हो जाएगा। कौन सा फंक्शन है ये, फंक्शन का नाम बताइए पहले कौन सा है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हम यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं, वेलफेयर में एक स्पेसिफिक नेम है। लावलसेन तो मिनिमम होता है, B से होता है, इतना याद है। बेंथम या क्लासिकल यूटिलिटेरियन, जहाँ पे हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉल्व करते समय सब्स्टिट्यूट के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये बेंथम का फंक्शन है। बेंथम का वेलफेयर फंक्शन है। अब आप ये बताओ, आपको मालूम है कि अगर ये सब्स्टिट्यूट के साथ सॉल्व करना है तो इस फंक्शन का MRS क्या हुआ, व्हाट इज MRS, फंक्शन का MRS 2 या 1/2, 2 होगा, क्योंकि पहले A का डिफरेंशिएशन होगा फिर B के लिए, तो MRS की वैल्यू हो गई 2। एंड व्हाट इज प्राइस रेशियो, P/PB। इधर देख के बताइएगा, फंक्शन बजट लाइन ये है, ये बजट लाइन की तरह इंटरप्रेट होता है। तो इसका प्राइस 1, इसका प्राइस 2 और इनकम 400, तो व्हाट इज प्राइस रेशियो 1/2। नाउ सिंस MRS is greater than price ratio, MRS greater than price ratio होने पे which corner, MRS greater होने पे which corner, only good 1 होता है, मतलब x एक्सेस होगा, only good 1, तो ये कॉर्नर होगा फिर। since MRS is greater than price ratio therefore only UA, और only UA की वैल्यू हो जाएगी 400 और UB की वैल्यू 0। तो अगर ये वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट आ रहा है तो ये वेलफेयर फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर ये वेलफेयर फंक्शन होगा तो सॉल्यूशन ये होना है। तो बस उसके नीचे क्या लिखना है आपको, फॉर दिस वेलफेयर फंक्शन दिस विल नॉट बी द वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग सॉल्यूशन। क्लियर है स्टेप। नेक्स्ट फॉर में वेलफेयर का फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे इसने UA प्लस 2UB लिख दिया। अगले केस में उसने UA प्लस 2UB लिखा। तो इस वेलफेयर फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे क्या हो गया 1/2 एंड व्हाट इज प्राइस रेशियो
1/2, therefore every point on UTD possibility frontier will be optimal choice including that corner also. So this could be, ये possibility है. For this welfare function optimal choice could be this corner. अगर ये फंक्शन होगा तो ये कॉर्नर सॉल्यूशन ऑप्टिमल चॉइस हो सकता है. फॉर दिस वेलफेयर फंक्शन we can have corner solution where UB equal to 200 and UA equal to 0. UB equal to 200 and UA equal to 0. ठीक है, ऊपर वाले में नहीं हो सकता था, यहाँ पॉसिबल है. इसके बाद दो फंक्शन और दिए जा रहे हैं. थर्ड, वेलफेयर इज UA इंटू UB. अगर ये फंक्शन है तो क्या ये पॉइंट ऑप्टिमल चॉइस होगा? नहीं होना है. कॉर्नर किस केस में बनता है? सबट्यूट में और मैक्सिमम में और कॉनकेव में. कॉनकेव में भी तो होगा. अगर फंक्शन कॉनकेव होता तो ये फंक्शन कौन सा है? कॉब-डेविस के अकॉर्डिंग दिया. इसका आंसर बता सकते हो? आंसर तो हो जाएगा दिस विल नॉट बी अ सॉल्यूशन. एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? अगर ये यूपीएफ है और ये वेलफेयर फंक्शन है, देन वेयर वेलफेयर गेट मैक्सिमाइज्ड. कॉब-डेविस फार्मूला लगा लेंगे. तो कॉब-डेविस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? यू ए इक्वल टू व्हाट? वही फार्मूला लगा लो, C बाई C प्लस डी इंटू एम अपॉन पी ए. C बाई C प्लस डी हो गया हाफ. इनकम कौन सा टर्म इनकम की तरह रीड होगा? 400. एंड व्हाट इज पी ए? 1, 200. और यू बी की वैल्यू D बाई C प्लस डी इंटू एम अपॉन पी बी. So that is half into 400 upon 2. ठीक है. और फोर्थ में फंक्शन गिवन है UA प्लस UB. UA प्लस UB. इसमें क्या होगा? अगर ये फंक्शन है तो क्या वो कॉर्नर सॉल्यूशन हो सकता है? इसका MRS क्या हुआ? 1. एंड व्हाट इज प्राइस रेशियो? हाफ. स्टिल MRS मोर. MRS ग्रेटर होने पे सॉल्यूशन इधर होगा. ठीक है. यहाँ भी MRS के वैल्यू लिख देंगे 1. और सिंस MRS इज ग्रेटर देन PA अपॉन PB, देयरफॉर ओनली UA 400 और UB की वैल्यू 0. जो आंसर आ रहा है वहाँ ड्रॉ कर लो. आंसर में क्या आ रहा है बताओ? तो ठीक है, यहाँ मार्क कर लो. इधर 200 लिखना है, इधर 100 लिखना है और ये ऐसे बना लेंगे. ये पॉइंट हो गया. इसका आंसर ये हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक ये दो क्वेश्चन हो गए. 37 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए. दो क्वेश्चन अभी तक जो भी सॉल्व किया.
पहला दूसरा दोनों ही क्वेश्चन हो सकता था आपसे। 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 2 ही चूज़ करके बनाने थे, तो आपसे फर्स्ट और सेकंड आपने उसका दोनों कर लिया। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज इसमें सिंपल सा स्टेट 1-2 क्वेश्चन आपको स्टार्ट का एक्सचेंज और वेलफेयर का मिल जाएगा। उसी सेक्शन में मार्केट फेलियर भी है, तो मार्केट फेलियर होगा तो उसमें एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन होगा, पब्लिक गुड का होगा और असिमेट्री का भी होगा। तो 4 क्वेश्चन है, आपको 2 करने हैं, तो चॉइस इनफ है, बट हर क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सटर्नलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, द डिमांड फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस इज गिवन एज, डिमांड फंक्शन गिवन है P = 100/Q। डिमांड इक्वेशन कॉपी कर लीजिए। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का डिमांड फंक्शन गिवन है P = 100/Q। क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मार्केट कॉम्पिटिटिव है। द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एज, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मार्जिनल कॉस्ट गिवन है Q, ये प्राइवेट कॉस्ट है। आगे स्टेटमेंट में कहा जा रहा बाय रिड्यूसिंग डिमांड ऑन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस जनरेट एन एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट, एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट जनरेट कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का केस है ये, पूरे चैप्टर में पढ़ा हमने नेगेटिव, न्यूमेरिकल आ रहा है अब ये पॉजिटिव के लिए। दिस एक्टिविटी इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी फॉर द अदर्स, बिकॉज जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है। सो मार्जिन जनरेट एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट, ये मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट की वैल्यू है E × Q, वेयर E is a positive constant, E is a positive constant। ठीक है, डिमांड फंक्शन गिवन है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, एक्सटर्नल बेनिफिट जो क्रिएट हो रहा है वो A × Q हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ये लिखते जाए जरा, what is equilibrium amount of energy efficient appliance traded in private market, what is equilibrium amount of energy efficient appliance traded in private market, what is equilibrium amount of energy efficient appliance traded in private market। तो प्राइवेट मार्केट के अकॉर्डिंगली एफिशिएंट बनाना है, मतलब कौन सी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। प्राइवेट ऑप्टिमम क्या होगा, इजी है, बन जाएगा। प्राइवेट ऑप्टिमम के लिए क्या इक्वेट करना है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में P = MC करना है, P = मार्जिनल कॉस्ट। सो प्राइवेट ऑप्टिमम के लिए अपने प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से इक्वेट किया, और कौन सा कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, बिकॉज ये प्राइवेट ऑप्टिमम है। P की जगह 100/Q = Q, therefore Q = Q की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, ये प्राइवेट ऑप्टिमम हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, if social optimum quantity of energy efficient appliance is 20, if social optimum quantity of energy efficient appliance is 20, then find the value of E, then find the value of E, then find the value of E। सोशल एफिशिएंट क्वांटिटी गिवन है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में रिमेंबर दे विल ऑलवेज बी अंडर प्रोडक्शन, तो मार्केट इज प्रोड्यूसिंग 10, सोसाइटी रिक्वायर 20। सो इफ सोशल ऑप्टिमम क्वांटिटी इज 20, देन व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ E, इस E की वैल्यू निकालनी है।
अगर ई गिवन होता तो क्यू निकालने को कहते हैं, क्यू गिवन है, ई निकालने को कह रहे हैं। सोशल एफिशिएंट के लिए मुझे क्या इक्वेट करना है, सिर्फ ये बताना। सोसाइटी के इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या इक्वेट करना है। प्राइवेट ऑप्टिमम में मैंने पी इक्वल टू एम सी किया है, सोसाइटी के ऑप्टिमम में क्या इक्वेट करो। सोसाइटी के ऑप्टिमम में क्या इक्वेट करें, सोसाइटी का, बट इट इज नॉट अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। कॉस्ट में नहीं ऐड हो रहा है, किधर ऐड होना है, बेनिफिट में ऐड होना है। तो बेनिफिट का मतलब एक्चुअल में प्राइस वाला टर्म होगा। जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो प्राइस इंडिकेट व्हाट, हाउ मच प्राइस आई एम विलिंग टू पे, एंड माई विलिंगनेस टू पे डिपेंड्स अपॉन हाउ मच बेनिफिट आई गेट, तो दैट विल बी माई प्राइवेट बेनिफिट। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जब आप ऐड करोगे तो इसमें क्या करना है, प्राइस में ये प्राइस प्राइवेट बेनिफिट होगा। किसी भी गुड के लिए जो प्राइस में पे करने को लिए विलिंग हो, दैट विल बी माई प्राइवेट बेनिफिट। बट फॉर सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट में क्या ऐड कर देंगे, एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड करोगे और इसको प्राइवेट कॉस्ट से इक्वेट कर दीजिएगा। देयर इज नो डाइवर्जेंस इन कॉस्ट, देयर इज डाइवर्जेंस इन बेनिफिट। कॉस्ट में जब डाइवर्जेंस होता है तो आप कॉस्ट में ऐड करते हो, या बेनिफिट में डाइवर्जेंस है तो किस में ऐड करना है, बेनिफिट में ऐड करना है। तो P प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल टू एम सी। अब इक्वेट करिए, P की जगह नेगेटिव क्या, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब कॉस्ट को अगर वो ऐड कर रहा है तो इधर ऐड करेंगे, फिर आप P को चेंज नहीं करते। अगर बेनिफिट को चेंज नहीं कर रहा वो, अगर वो कॉस्ट को चेंज कर रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, जैसे जो रीडिंग में पढ़ा होगा स्टील फर्म और फिशरी फर्म, वन फर्म क्रिएटिंग कॉस्ट फॉर द अदर फर्म, तो कॉस्ट फॉर अदर फर्म में किस में ऐड करेंगे हम, कॉस्ट में ऐड कीजिएगा, ठीक है। P की जगह लिख दिया 100/Q और एक्सटर्नल बेनिफिट इज A इंटू Q और माइनस कॉस्ट इज Q, ठीक है। और Q की जगह क्या लिख दोगे, 20, ये 20 अचीव करना है। 100/20 प्लस 20E इक्वल टू 20, देयरफॉर E इक्वल टू, आ गया, कितना है 0.75। हाँ जी, अब जरा नेक्स्ट स्टेप बताइएगा। अभी क्वेश्चन इसमें रिमेन एक पार्ट और रहता है। अभी प्राइवेट ऑप्टिमम ये हो गया, सोसाइटी का ऑप्टिमम ये है। हाउ यू कैन अचीव सोशल ऑप्टिमम, हाउ दिस ऑप्टिमम कैन बी अचीव्ड बाय मार्केट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या होता था, टैक्स था, तो पॉजिटिव के लिए सब्सिडी होगी। आपको सब्सिडी का अमाउंट कैलकुलेट करना, सो दैट प्राइवेट आउटकम विल बिकम इक्वल टू सोशल आउटकम। थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लेना। इफ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज प्रोडक्शन ऑफ, if government subsidizes production of energy efficient appliance, if government subsidizes production of energy efficient appliance by rupees S per unit, बाय रुपीज़ एस पर यूनिट, सब्सिडी मिल रहा है एस पर यूनिट का। आफ्टर कॉमा व्हाट लेवल ऑफ सब्सिडी would induce, what level of subsidy would induce socially efficient level of production, what level of subsidy would induce socially efficient level of production।
सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सब्सिडी का साइज बताओ जिससे सोशली एफिशिएंट आउटकम अटेन हो जाए, बट दैट हैज़ टू बी अटेन्ड बाय द प्राइवेट मार्केट। तो विथ सब्सिडी क्या आएगा? बिकॉज अप्लायंस प्रोड्यूस तो फर्म को करना है, तो आप बताना अगर उसे एस की सब्सिडी मिल रही है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होगा प्राइवेट फर्म का? विदाउट एनी सब्सिडी उसने क्या इक्वेट किया था? P इक्वल टू MC। अब P इक्वल टू व्हाट? विथ सब्सिडी उसका प्राइवेट कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो P इक्वल टू व्हाट? MC माइनस दैट S। ठीक है, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू MC माइनस S। P की जगह 100 बाई Q, MC इज Q माइनस S। ठीक है, और S का साइज निकालने के लिए आपको अचीव क्या करना है? Q की कौन सी वैल्यू पुट करनी है? 20। तो Q की ये वैल्यू को 20 यहाँ पुट कर दीजिएगा। यहाँ जो एफिशिएंट आ रखा है ये वैल्यू 100 बाई 20 इक्वल टू 20 माइनस S। देयरफॉर S इज 15। ठीक है, वो स्टेटमेंट लेकिन याद है, पे गिवन टैक्स इक्वल टू व्हाट? पे गिवन टैक्स किसके बराबर होता है? MEC एट एफिशिएंट लेवल। तो मैं उसी कंसेप्ट को अगर यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या होता है इसका मतलब? MEB एट एफिशिएंट लेवल। सो व्हाट इज MEB? E की वैल्यू कितनी आई है? तो वहाँ लिख सकते हैं 0.75 Q, और Q की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो 0.75 इंटू 20 15, वो सब्सिडी का साइज हो जाएगा। सब्सिडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू, या टैक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्जिनल एफिशिएंट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट एफिशिएंट लेवल। तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको बोल दीजिएगा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट एट एफिशिएंट लेवल, MEB एट एफिशिएंट लेवल। टैक्स हो या सब्सिडी हो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट एट एफिशिएंट लेवल। ठीक है, हो जाएगा। वो 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में। अब सेम क्वेश्चन का B पार्ट, 17 का B, 3B, ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का है। क्वेश्चन में कहा गया देयर आर 2 टाइप ऑफ कार इन यूज्ड कार मार्केट, प्लम एंड लेमन। ठीक है, प्लम एंड लेमन। पोटेंशियल बायर्स आर विलिंग टू पे अ प्राइस ऑफ P1 फॉर प्लम। प्लम के लिए P1 पे करने को विलिंग है और लेमन के लिए P2 पे करने को विलिंग है। देयर आर पोटेंशियल सेलर्स हु आर विलिंग टू सेल देयर प्लम एट वैल्यू V1। जो ये बायर के लिए और जो सेलर हैं, दे आर विलिंग टू सेल देयर प्लम एट V1 एंड लेमन एट V2। और जो V1 की वैल्यू है
वो लेस देन इक्वल टू P1 है और V2 लेस देन इक्वल टू P2 है। ठीक है, मतलब जो सेलर है उनका विलिंगनेस टू सेल कम है और कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है, तो मार्केट एग्जिस्ट करता है या नहीं? मार्केट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है? कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे मस्ट बी ग्रेटर देन द सेलर्स कॉस्ट। तो इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट कंबाइंड हो जाएगा तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, वो डिटरमाइन करना है। साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट proportion of lemon in market is beta, proportion of lemon in market, लेमन का प्रोपोर्शन है बीटा, तो प्लम का प्रोपोर्शन 1 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन हो, आप सॉल्व करते समय भी उसको ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन प्लम का कभी गिवन होता है, कभी लेमन का गिवन होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कार फॉर द टिपिकल बायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट पार्ट ये, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो बताना एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू बायर के लिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बायर इज विलिंग टू पे P1 into what 1 minus beta plus P2 into beta, P1 into 1 minus beta plus P2 into beta। ठीक है, बस ये लिख देना है, ये 2 नंबर 3 नंबर जो भी है बस स्टेटमेंट लिख देना आपको। फाइंड द कंडीशन अंडर विच ओनली लेमन विल बी सोल्ड, सेकेंड पॉइंट में बताइए। Find the condition under which only lemon will be sold. Only lemon will be sold. Find the expression or condition under which only lemon will be sold. Only lemon sell होना चाहिए, प्लम सेल नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होगा? कंज्यूमर का जो विलिंगनेस टू पे है वो किससे बड़ा होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे ग्रेटर होगा तभी मार्केट एग्जिस्ट करेगा, बट क्वेश्चन में कह रहा है ओनली लेमन सेल होगा, प्लम सेल, तो मैं उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू V1 लिखूं या V2 लिखूं, क्योंकि जो सेलर है वो विलिंग होना चाहिए सेल करने के लिए, ओनली देन मार्केट विल एग्जिस्ट, बट ओनली लेमन सेल होना है, प्लम सेल नहीं होगा। तो इसके लिए अब ये क्या लिखोगे? P1 इंटू 1 माइनस बेटा प्लस P2 इंटू बेटा, कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू लेमन ओनर आर विलिंग टू सेल देयर कार एट V2, बट ओनली लेमन सेल होना है, तो ये ग्रेटर देन व्हाट? V2 हो जाएगा। थर्ड में कहा गया राइट द कंडीशन अंडर विच ऑल कार विल बी सोल्ड। फाइंड द कंडीशन अंडर विच ऑल कार विल बी सोल्ड, लेमन एज वेल एज प्लम। लेमन और प्लम दोनों सेल हो रहे हैं, ऑल कार टू बी सोल्ड, उसके लिए कंडीशन क्या होगा? ऑल कार के लिए P1 इंटू 1 माइनस बेटा प्लस P2 इंटू बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ऐड क्यों कर रहे हो? अगर प्लम ओनर विलिंग है सेल करने को तो लेमन ओनर तो विलिंग होगा ही सेल करने को। प्लम ओनर के लिए तो विलिंगनेस टू सेल हायर होना है, तो अगर हमने हायर वैल्यू से ग्रेटर ले लिया है तो लो से तो ग्रेटर हो ही जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन अपने वैल्यू के साथ किया हुआ है जिसमें 1200 और 1800 वाली वैल्यू थी और कहा था ऑल कार मस्ट गेट सोल्ड, तो ऑल कार मस्ट गेट सोल्ड में हम किससे ग्रेटर लेंगे? जो हायर वैल्यू होगी उससे ऊपर लोगे, तो ये किससे ग्रेटर लेना है? V1 से।
ऑल कार विल बी सोल्ड, तो प्लम ओनर का जो विलिंगनेस टू सेल है, अगर उससे ज़्यादा का प्राइस कंज्यूमर विलिंग है पे करने को, तो प्लम ओनर विल बी रेडी टू सेल. If plum owners are ready to sell their car, the lemon owners are always ready to sell their car because their willingness to sell is always less as compared to the plum owner. बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि लेमन ओनर से अगर मैंने हार लिया था तो प्लम ओनर भी सेल करेंगे. ठीक है, तो ऑल कार में हमेशा हार वैल्यू से ग्रेटर ले लीजिएगा. ये बायर को तो पता ही नहीं ना, बायर के लिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लाएंगे हम. हाँ, वो तो सेपरेट केस बना रहे थे हम अलग अलग कि एक ही मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ तो दो कमोडिटी दोनों ही है, बायर सेपरेट नहीं कर रहा है, बट सिर्फ आपको कंडीशन बताना है कि किस केस में ओनली लेमन विल बी सोल्ड, इन विच केस ऑल कार विल बी सोल्ड, इन विच केस नो कार विल बी सोल्ड. उसका बताना क्या होगा, इन विच केस नो कार विल बी सोल्ड, लेमन भी सेल नहीं होगा, प्लम भी नहीं सेल होगा, कोई भी कार सेल नहीं होगा. उसके लिए कंडीशन क्या होगा, नो कार विल बी सोल्ड में क्या करोगे, P1 1 माइनस बेटा प्लस P2 बेटा, कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे. नो कार का मतलब कोई सेल अगर नहीं कर रहा है, वो तभी हो सकता है जब बाहर का विलिंगनेस टू पे कम हो और सेलर के लिए कॉस्ट, तो ये लेस देन इक्वल टू व्हाट, नो कार के लिए. हाँ ठीक है, P2 लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट लिखते हैं वैसे. ठीक हो जाएगा. हर क्वेश्चन में याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्म में इक्वेशन है, फोर्थ वाले में इसी असिमेट्री का क्वेश्चन है, बट वो डिस्क्रिप्टिव है, एडवर्स सिलेक्शन वाला. एक क्वेश्चन आप सेक्शन बी में ज़्यादातर क्वेश्चन वो कर सकते हो आप. एक क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, उसका सारे कंप्लीट पार्ट ही है इसके अंदर. मोनोपोलिस फेस टू डिफरेंट डिमांड फंक्शन. मोनोपोलिस के लिए दो डिफरेंट डिमांड फंक्शन है, 40 माइनस Q1 और P2 इज 20 माइनस Q2 बाई 2, और एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 10. नाउ ए पार्ट, व्हाट इज ऑप्टिमम लीनियर टू पार्ट टैरिफ. ऑप्टिमम linear two part tariff. Optimum linear two part tariff. What is optimum linear two part tariff? ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर रहे तो सबसे पहला काम डिमांड फंक्शन को प्लॉट कर लेंगे. फर्स्ट फंक्शन को प्लॉट करने पे 40 और 40 का इंटरसेप्ट आ जाएगा. सेकंड को प्लॉट अगर किया, प्राइस ज़ीरो करने पे, सॉरी क्वांटिटी ज़ीरो करने पे प्राइस 20 हो जाएगा, और प्राइस ज़ीरो करेंगे तो क्वांटिटी 40, ये इंटरसेप्ट बनेगा. इसका मतलब ये जो सेकंड फंक्शन लिखा है वो ये स्मॉलर डिमांड फंक्शन है.
इस स्मॉलर डिमांड फंक्शन का आप एम आर निकालोगे, उस एम आर को एम सी से इक्वेट करेंगे। एम सी और ए सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट गिवन है 10 पे, इक्वेट करके यहाँ क्वांटिटी निकालना और यहाँ से प्राइस निकालिएगा और उसके बाद ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले वो क्वांटिटी निकालिए, वो प्राइस कैलकुलेट करना और उसके बाद ये एरिया, और जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे दैट एरिया विल बी एंट्री फी। तो सॉल्व करने का फॉर्म ये होगा, मैंने P2 ले लिया 20 माइनस 0.5 Q2, इस फंक्शन को यूज़ करना है स्मॉलर को। इसका टोटल लिख देंगे P2 इंटू Q2, 20 माइनस 0.5 Q2 इंटू Q2, 20 Q2 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर, वहाँ से एम आर कैलकुलेट कर लेंगे 20 माइनस Q2, इक्वेट दैट मार्जिनल रेवेन्यू टू विथ मार्जिनल कॉस्ट। 20 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10, Q2 इज 10, ये वैल्यू यहाँ 10 होगी। Q2 अगर 10 हो जाता है तो P2 की वैल्यू 10 के इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है। सो दैट विल बी 20 माइनस 0.5 इंटू 10, 15। जो P2 की वैल्यू होगी वही वैल्यू P1 की भी होगी। लीनियर टू पार्ट टैरिफ है, यूनिफॉर्म रहेगा दोनों के लिए। और P1 का मतलब टैरिफ का कौन सा पार्ट निकाला है, यूजेज चार्ज निकाल लिया हमने। अब ये कैलकुलेट करने के बाद व्हाट अबाउट एंट्री फी, सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे आप एंट्री फी। एंट्री फी है ट्रायंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू यहाँ पॉइंट है 15 इंटू 5, 50 बाई 2, 25। क्लियर है। और प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का इक्वेशन क्या होता था, 2a प्लस P माइनस MC इंटू Q1 प्लस Q2। सो इट इज़ 2 इंटू 25 प्लस P इज़ 15, MC इज़ 10 एंड व्हाट इज़ Q1 Q2। Q2 की वैल्यू तो 10 है, Q2 की वैल्यू 10 और Q1 क्या लिखना है, यहाँ 15 लिखेगा तो Q1 आ जाएगा। ठीक है, पहला डिमांड फंक्शन से प्राइस यहाँ 15 लिख दिया तो 25 ये अमाउंट हो जाएगा। 50, 35, 225। ठीक है, सेकंड में कहा गया है, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड में है व्हाट इज द लीनियर टू पार्ट टैरिफ इफ मोनोपोलिस्ट कुड चार्ज डिफरेंट एंट्री फी फ्रॉम ईच काइंड ऑफ कंज्यूमर। अभी दोनों से सेम एंट्री फी लिया है। इफ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट एंट्री फी देन दोनों से डिफरेंट एंट्री फी ले सकते हैं। तो दोनों से अगर आप डिफरेंट एंट्री फी चार्ज कर सकते हो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंट एंट्री फी, तो फिर आप दो कंज्यूमर को डिफरेंटली ट्रीट कर लो।
P1 की वैल्यू गिवन थी 40 माइनस Q1 और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वाज इक्वल टू 10। मैंने इसके लिए इसको प्लॉट कर लिया और ये 40 और 40 के पॉइंट पे, और मार्जिनल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो 10 है। एम सी इक्वल टू ए सी 10, पी इक्वल टू एम सी करना विच इज़ 10, और एंट्री फी इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, ये एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू क्वांटिटी कितनी होगी, 10 यहाँ पुट कर दोगे, सॉरी 10 यहाँ लिख दिया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 30 इंटू 30। ठीक है, P इक्वल टू एम सी किया, एम सी की वैल्यू 10 गिवन है, तो आपने प्राइस 10 लिया, P 10 लिखेंगे तो क्वांटिटी 30 हो जाएगा, P यहाँ 10 लिखोगे तो Q की वैल्यू 30 हो जाएगी, और ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस हो गया। सो कंज्यूमर सरप्लस इज 450। दोनों से अलग अलग चार्ज कर सकते हो आप, दोनों से अलग अलग एंट्री फी। अगर दोनों से अलग अलग एंट्री फी चार्ज कर सकते हैं तो मेरे लिए वो दो सेपरेट कंज्यूमर हो गए, उनको अलग अलग ट्रीट करना है तो वन कंज्यूमर सेपरेटली, अदर कंज्यूमर सेपरेटली, तो वहाँ पे आप सिंगल कंज्यूमर के तरह सॉल्व करते जाओ। सेकंड में क्या लिखा था, P2 इज 20 माइनस 0.5 Q2। इसको प्लॉट करने पे ये वैल्यू इधर 40 था, बट ये पॉइंट यहाँ 20 आया था, 20 और 40। यहाँ पे P इक्वल टू एम सी कर देंगे, एम सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10, तो P इक्वल टू एम सी इक्वल टू 10 कर लिया, और एंट्री फी इज इक्वल टू, अब ये एरिया निकाल लीजिएगा। इस एरिया को निकालने के लिए हाफ इंटू क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइस अगर आप 10 पुट करते हैं तो Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, P यहाँ 10 लिखा है तो Q क्या आएगा 10 20, ठीक है, इंटू 10, 200/2, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट वैसे स्टेप हो जाएगा 2A प्लस P माइनस एम सी, बट P और एम सी तो सेम ले रहे हैं, तो P और एम सी अगर मैंने सेम लिया तो उससे प्रॉफिट हो जाएगा 2A। A की वैल्यू यहाँ 450 और यहाँ, तो आप 2A यहाँ लिख करके A1 प्लस A2 लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कर दीजिए, 450 प्लस 100, 550 का प्रॉफिट है। और पहले क्या आया था जब सेम चार्ज किया था तो 225 है, तो अगर सेपरेट कर लेंगे तो एंट्री फी फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन को क्या उसने थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन में बना दिया, सपोज नाउ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर एंड फॉलो अ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा जा रहा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो, तो बताना थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व होगा ये सेम क्वेश्चन में थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। तो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में P1 इक्वल टू 40 माइनस Q1 और P2 इक्वल टू 20 माइनस 0.5 Q2, साथ में एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 10। सॉल्यूशन याद है इसका, थर्ड डिग्री, इसका नहीं थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है ये। दो सेपरेट मार्केट हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट हो गया, हाउस होल्ड का मार्केट हो गया। MR1 को MC से इक्वेट करेंगे और MR2 को MC से इक्वेट करेंगे। MR1 को MC से इक्वेट करने पे Q1 आ जाएगा, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P1 आ जाएगा। इट इज़ नॉट टू पार्ट टैरिफ नाउ, टू पार्ट नहीं है, थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली टू पार्ट डिवाइड कर लीजिएगा। इसका TR लिख लो आप, P1 Q1 40 माइनस Q1 इंटू Q1, 40 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर
तो एम आर हो जाएगा 40 माइनस 2Q1। इस एम आर को एम से इक्वेट कर दीजिएगा। 40 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ P1 लिख दीजिएगा। वैसे टोटल रेवेन्यू सेकंड मार्केट के लिए P2 इंटू Q2, 20 माइनस 0.5 Q2 इंटू Q2, 20 Q2 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर, MR2 यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस Q2, MR2 को हम से इक्वेट करेंगे, 20 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10, Q2 विल बी 10 और P1 10 यहाँ डाल दिया, 15। ठीक है, इधर क्या आंसर आया? Q1 P1 15 और 25। ठीक है, सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे? P1 Q1 प्लस P2 Q2 और रेवेन्यू हो जाएगा, माइनस कॉस्ट कर लेंगे। एंड व्हाट इज कॉस्ट? AC गिवन है 10, तो 10 इंटू वॉट? Q, और Q का मतलब Q1 प्लस Q2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ऐसा एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा बना हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन होगा वो। 15 नंबर का मतलब ABCD जितने भी पार्ट्स हो जाएंगे मोनोपोली वाले सेक्शन में। कभी कभी इसी क्वेश्चन के अंदर डेट वेट लॉस ऐड हो जाएगा। और एक सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेट मॉडल, बॉटन मॉडल और स्टेकलर मॉडल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। दो जो हम कह सकते हैं रिलेटिवली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और जो ईजियर है सॉल्व करने के लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? किसको? हाँ, जब आप सेपरेट कर लोगे ना तो दो अलग अलग कंज्यूमर हो गए, तो सिंगल कंज्यूमर की तरह ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, एक 16 वाले क्वेश्चन में एक बताना है जरा। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट ये क्लास के अंदर कवर नहीं हुआ था, मतलब क्वेश्चन टॉपिक आपने कर रखा है। 16 में एक वेलफेयर वाले सेक्शन में क्वेश्चन बता दीजिएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, 3 कंज्यूमर्स A, B and C, alternative है W, X, Y, Z, where the lowest number is assigned to the most preferred allocation। रैंक ऑर्डर वोटिंग है ये। 1 नंबर का मतलब 1 रैंक ऑर्डर वोट है, 2 का मतलब 2 रैंक ऑर्डर वोट है, बट 1 इज ग्रेटर देन 2 हियर। जैसे कम नंबर दे रहे हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड होगा, जैसे ग्रेटर नंबर दे रहे हैं वो लीस्ट प्रेफर्ड होगा। तो अगर ये W, X, Y, Z एलोकेशन है और पर्सन है A, B and C, तो अब ये बताना विच ऑल्टरनेटिव विंस इन दिस रैंक ऑर्डर वोटिंग। रैंक ऑर्डर वोटिंग में कौन सा ऑल्टरनेटिव फाइनल आउटकम होगा? W को कितना रैंक ऑर्डर वोट मिल रहा है? 1, 1 and 3। W के लिए रैंक ऑर्डर वोटिंग क्या हो जाएगा? W का रैंक ऑर्डर वोटिंग है 5, X का रैंक ऑर्डर वोट 4 and 4 8, Y का रैंक ऑर्डर वोट 7 और Z का रैंक ऑर्डर वोट 10। तो सबसे कम वोट, तो सबसे कम वोट W, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा W। रैंक ऑर्डर वोटिंग में जो जिसको हम लीस्ट रैंक असाइन करते हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, ये आगे बताइएगा। सेकंड, इफ ऑल्टरनेटिव X इज नो लॉन्गर वोटेड ऑन, X को नहीं लेना है, X को इग्नोर करना है। अब इफ ऑल्टरनेटिव X इज नो लॉन्गर वोटेड ऑन सो दैट नाउ ओनली रैंक 1 to 3 आर गिवन। अब 4 रैंक किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि 4 एलोकेशन नहीं है। देन विच ऑल्टरनेटिव विल विन? X नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा? X अगर नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा?
x अगर नहीं होगा तो ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, और ये 3, ये 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये लास्ट वाली रैंकिंग थी 4 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज तो इधर हुआ सिर्फ, इसको तो उसने लास्ट प्रेफरेंस वैसे ही दिया था, 4 दे रखा था, इसकी रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। तो दोबारा से वो बॉक्स बना लेना आप, और दोबारा से बॉक्स बनाने के बाद फिर इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ W ले लिया, Y ले लिया और Z ले लिया, पर्सन A, पर्सन B और C, ये हो गया 1, 2 और 3, इधर हो जाएगा 1, 2 और 3, और ये 3, 1 एंड 2 रह जाएगा। तो W का टोटल वोट 5, X Y के लिए 5 और Z के लिए 8, तो W और Y में टाई हो गया। ठीक है, अगर मैं X को ऐड कर दूं इसमें तो आउटकम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। X अगर ऐड कर दें तो आउटकम डिफरेंट हो गया, X को ऐड नहीं करते तो आउटकम डिफरेंट है। कौन सा असम्पशन एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का वायलेट हो रहा है? एरोज इम्पॉसिबिलिटी में 3 रिक्वायरमेंट लिखे थे, कौन सा वायलेट हो रहा है? एक लिखा था व्हेन ऑल प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, तो सोसाइटी का प्रेफरेंस भी कंप्लीट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए। किसी और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने पे आउटकम चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आउटकम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ यू इंक्लूड x आउटकम इज डिफरेंट, इफ यू डू नॉट इंक्लूड आउटकम इज डिफरेंट। तो वो पार्ट आपको उसके बाद वाले क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन में कहा गया पेरेंट हैज 12 पीसेज ऑफ पिज्जा टू डिवाइड बिटवीन 3 चिल्ड्रन। आपने हमेशा 2 कंज्यूमर के लिए पढ़ा है, 3 कंज्यूमर है और उनका फंक्शन है रावल्सियन, क्लासिकल, यूटिलिटेरियन और मैक्स का। तो बताओ रावल्सियन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 12 पीसेज ऑफ पिज्जा है, 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रावल्सियन में क्या होता है, मिनिमम। सॉल्व कैसे करेंगे उसको? जब कहीं मिनिमम लिखते हैं तो अंदर जो वैल्यू होती है वो इक्वेट हो जाती है, इक्वल नंबर होगा, तो 4 4 4। और क्लासिकल यूटिलिटेरियन में ऐड करते हैं तो इन तीनों का जो सम होगा वो 12 आना चाहिए। बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है कि सम 12 आ जाए? किसी भी तरीके का हो सकता है। 12 + 0 + 0, 6 + 6 + 0, 4 + 4 + 4। इट कुड बी इन एनी वे वेयर द सम टोटल इज इक्वल टू। और मैक्सिमम में कहाँ पे सॉल्यूशन होता है? कॉर्नर। तो कॉर्नर का मतलब ओनली पर्सन ए को दिया जाए या बी को दे या सी को दे। तो आइदर 12, 0 0 और 0 0 12 और 0 12 0। ठीक है, इसे फॉर्म के क्वेश्चन ये सब क्लास के अंदर बाकी ये कर रखा था। 3rd क्वेश्चन भी 4th क्वेश्चन भी रिजर्वेशन प्राइस निकालने वाला। मेनली 17 का क्वेश्चन इस बुकलेट में नहीं था, तो 17 का जो क्वेश्चन था वो अपने मेनली इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस और क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के कीजिएगा। जो आपसे बन रहा है पहले उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। चॉइस इनफ है, 4 में 2 करने हैं, यू हैव इनफ चॉइस। जो आपसे बन रहा हो चैप्टर पहले उस पर ध्यान देना। जो नहीं बन रहा उसको आप ये नहीं कि पहले नहीं बन रहा उसी के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा, वो वैसे भी नहीं बनेगा। उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ चॉइस है, मोनोपोली वाले सेक्शन के अंदर भी 4 में से 2 करने हैं, वहाँ भी इनफ चॉइस है, 4 में से 2 करने। गेम